सूरज की सुनहरी किरणों के साथ सुबह हुई। गांव का माहौल खुशनुमा सा था। उसी गांव के एक घर में ज्योति और सृष्टि, दोनों देवरानी और जेठानी, अपने अपने पतियों के साथ रहती थीं। दोनों देवरानी जेठानी के बीच बहनों जैसा प्यार था। दीदी देखिए ना, ये दोनों सूट में से कौन सा सूट पहनूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अपनी बहन की शादी के लिए मैं कौन कौन से कपड़े पैक करूं। अरे ज्योति, तुम जो भी पहनो तुम पर सब अच्छा ही लगेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हें जो जो ड्रेस पसंद आए वो सारे ही पैक कर लो और हर रस्म के दौरान अलग अलग ड्रेस पहनना। हाँ दीदी, ये आपने सही कहा। मैं जल्दी से सब कुछ पैक कर लेती हूँ। दरअसल ज्योति की बहन कुसुम की शादी थी। ज्योति अपनी बहन की शादी में जाने की तैयारियां कर रही थी। तभी ज्योति का पति जयदेव ऑफिस से घर आता है। अरे जयदेव जी, आप आ गए। मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। जयदेव फ्रेश होने चला जाता है और रात के डिनर के बाद ज्योति अपने पति से कहती है, आपको पता है जयदेव जी, मैंने तो सारी पैकिंग कर ली है। साड़ी, लहंगा, सूट और ढेर सारा मेकअप और चोली पैक कर ली। मैं तो अपनी बहन की शादी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस अब जल्दी से सुबह हो जाए और हम दोनों मेरे मायके पहुँच जाएं। फिर तो बड़ा मजा आएगा। ज्योति, दरअसल मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता था। हाँ जी, बोलिए ना, क्या बात है? दरअसल ज्योति, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वो कल मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं कुसुम की शादी में नहीं आ पाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हो जयदेव जी? ये बात आप मुझे अभी बता रहे हो? मैंने तो सारी पैकिंग भी कर ली है। अब मैं अकेली अपने मायके कैसे जाऊंगी? आज तक तो मैंने घर के बाहर अकेले कदम तक नहीं रखा आपके बिना। वो तो है ज्योति, लेकिन तुम मेरी भी मजबूरी समझो। अगर मैं ऑफिस के काम से बाहर नहीं गया तो बॉस मुझे काम से भी निकाल सकते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम और सृष्टि भाभी दोनों एक साथ कुसुम की शादी में चली जाओ। हाँ जयदेव जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। वो ये बात सुन के बहुत खुश हो जाएगी। मैंने 2 ट्रेन की टिकट ऑलरेडी बुक कर दी है। तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बहाने भाभी भी तुम्हारा गांव घूम आएगी। ठीक है जयदेव जी, मैं अभी जाके उनसे बात कर लेती हूँ। ज्योति जाकर अपनी जेठानी से बात करती है। ठीक है देवरानी जी, मैं भी अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ। वैसे ट्रेन से जाने में तो बड़ा मजा आएगा। दोनों देवरानी जेठानी रामपुर गांव जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थीं और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगली सुबह दोनों रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार थीं। जयदेव कार से दोनों को रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देता है। काश जयदेव जी आप भी हमारे साथ चल पाते। आप नहीं ना आ रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तो सोचा था मायके में मैं आपको अपनी बचपन की सहेलियों से मिलवाऊंगी, लेकिन आपका ये ऑफिस का काम बीच में आ गया। कोई बात नहीं ज्योति, मेरा जैसे ही ऑफिस का काम खत्म होगा मैं वहां आने की कोशिश करूंगा। तुम चिंता मत करो। मैं तो बहुत मिस करूंगी आपको। मुझे तो वहां आपके बिना 1 हफ्ते रहना पड़ेगा। मैं तो आज से पहले आपके बिना 1 दिन भी नहीं रही। मुझे तो आपकी बहुत याद आएगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा ज्योति। अरे अब बस भी कीजिए देवरानी जी, ऐसे बिछड़ने वाले प्रेमियों की तरह मत करिए। चलिए, ट्रेन आने वाली है, हमें अपनी सीट ढूंढनी है। तभी कुछ देर में ट्रेन आ जाती है। ज्योति जयदेव को प्यार से अलविदा कहती है और दोनों ट्रेन में सवार हो जाती हैं। ज्योति को मायके जाने की तो खुशी थी, लेकिन अपने पति से दूर रहने का भी गम सता रहा था। खैर, दोनों अपनी टिकटें देखती हैं और सही कोच की तरफ चल देती हैं। ट्रेन में बैठने के बाद ज्योति की उदासी कम होती है। बाहर के नजारों को देखने लगती है। सृष्टि भी उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है। वैसे दीदी, आपको तो ऊपर वाली सीट पसंद है ना? आपने एक बार कहा था कि आप जब भी ट्रेन से ट्रैवल करती हो ऊपर वाली सीट पे ही बैठती हो। हाँ देवरानी जी, मुझे ऊपर की सीट ही अच्छी लगती है। वहाँ से नज़ारे भी अच्छे दिखते हैं और रात को नींद भी ठीक आती है। वैसे रामपुर कितना दूर है ज्योति? और तुम्हारी बहन कुसुम की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? रामपुर यहाँ से करीब 8-9 घंटे का रास्ता है दीदी, और तैयारियां तो जोरों पर होंगी। मम्मी ने बताया था कि पूरा गांव शादी के मूड में है। मुझे तो बस जल्दी से वहाँ पहुँच के सबको देखना है, खासकर कुसुम को। कितने सालों बाद मिलेंगे सबसे। बातों ही बातों में उनका सफर आगे बढ़ता है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे जा रही थी। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगने लगी है। चलिए ना, डिनर कर लेते हैं। मैंने सब्जी और पूरी बना के टिफिन में रख लिया था। हाँ देवरानी जी, भूख तो अब मुझे भी लगने लगी है। चलिए फिर हम दोनों डिनर कर लेते हैं। और फिर
दोनों ने डिनर किया और धीरे धीरे बाहर अंधेरा छाने लगा। बातों ही बातों में दोनों को पता भी नहीं चला कि कैसे वक्त गुजर गया। खैर, अब सोने का समय हो चला था। दोनों अपनी अपनी सीट पर आंख बंद करके आराम करने लगी और ऐसे ही समय गुजरने लगा। आधी रात के करीब अचानक ट्रेन झटके से रुक जाती है। सभी यात्री घबरा जाते हैं। ट्रेन के डिब्बे में कुछ के लिए खामोशी छा जाती है। फिर लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। दीदी, ये क्या हुआ? ट्रेन क्यों रुक गई? पता नहीं देवरानी जी, लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसी अचानक से ट्रेन तो नहीं रुकती। उम्मीद करती हूँ कि कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी हो और जल्दी ही सब ठीक हो जाए। कुछ देर बाद ट्रेन के अनाउंसमेंट्स में आवाज आती है। यात्री कृपया ध्यान दें, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन अगले स्टेशन तक नहीं जा पाएगी। आप सभी से निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें। हमारी टीम जल्दी ही इस समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर ज्योति और सृष्टि दोनों टेंशन हो जाती हैं। अब क्या होगा दीदी? सुबह तक कैसे पहुंचेंगे रामपुर? कुसुम की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। सभी लोग वहाँ बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चिंता मत करो ज्योति, कुछ न कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। अभी तो सिर्फ रात हुई है, शायद सुबह तक ट्रेन ठीक हो जाए। लेकिन अगले कुछ घंटों तक ट्रेन वहीं रुकी रहती है। सुबह होने लगती है और ट्रेन अब भी अपनी जगह पर ही रुकी थी। यात्री परेशान होने लगते हैं। ज्योति ने परेशान होकर अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। दीदी, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। जयदेव जी को फोन करके बता भी नहीं सकती। सृष्टि ने ज्योति को समझाते हुए कहा। घबराओ मत ज्योति, शायद कुछ देर में नेटवर्क आ जाए। तभी एक ट्रेन कंडक्टर उनके कंपार्टमेंट से गुजरता है। सृष्टि ने उसे रोक कर पूछा, भैया, ये ट्रेन कब तक ठीक होगी? मैडम, लगता है सुबह से पहले तो नहीं होगी। अगर आप लोगों को ज्यादा इमरजेंसी में कहीं जाना है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप वहां से कोई टैक्सी या बस पकड़कर आगे का सफर कर ले, वरना आपको यहाँ बहुत देर तक इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है ट्रेन को ठीक होने में 10 से 12 घंटों का समय लगे। इतना कहकर ट्रेन कंडक्टर वहां से चला जाता है। ज्योति फिर से परेशान हो जाती है। लेकिन दीदी, हमें तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम यहाँ से अकेले कैसे जाएंगे? फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर रास्ता ढूंढ लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम किसी टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो मिलेगा, हम टैक्सी रामपुर के लिए बुक करेंगे। दोनों ने ट्रेन से उतरकर अपने अपने बैग उठाए और उस अनजान रास्ते पर चल दी। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और उनके चारों तरफ खेत ही खेत थे। ज्योति को अजीब सा डर लग रहा था, पर सृष्टि की मौजूदगी ने उसे हिम्मत दी। दीदी, मुझे तो यहाँ आसपास कोई टैक्सी वाला नजर नहीं आ रहा। पता नहीं हमें यहाँ कोई गाड़ी मिलेगी भी या नहीं। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ती रहीं। कुछ देर बाद उन्हें एक कच्ची सड़क दिखी। दोनों वहां रुककर थोड़ी देर आराम करने लगीं। बस जब वे मायूस होने वाली थीं, तभी दूर से एक कार आती दिखी। जैसे ही वह करीब आई, ज्योति ने आंखें छोटी करके देखा। दीदी देखो, ये तो चाचा जी की गाड़ी है। लगता है ये चाचा जी हैं। हाँ, ये ज्योति के चाचा ही थे। वह भी कुसुम की शादी में रामपुर जा रहे थे। वे कार रोककर उनके पास आए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अरे ज्योति, सृष्टि, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी कुसुम की शादी में ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो और दामाद जी साथ नहीं आए? ज्योति ने चाचा को अपनी परेशानी बताई। चाचा ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें कार में बैठने को कहा। दोनों खुशी खुशी कार में बैठ गईं और रामपुर चली गईं। फाइनली ज्योति अपने मायके आ जाती हैं, जहाँ चारों ओर शादी का खुशनुमा रंग बिखरा हुआ था। तभी कुसुम वहां पर आ जाती है। दीदी, आप दोनों आ गई। मैं आप दोनों को देख के बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा कि आप मुझे भूल ही गई हैं। अरे कुसुम, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन को भूल जाऊं? तुम तो मेरी सबसे लाडली बहन हो। अब तो हम तुम्हारी शादी करवा के ही यहाँ से दोबारा ट्रेन का सफर तय करेंगी। और इस तरह से वह दोनों देवरानी जेठानी कुसुम की शादी में खूब मस्ती करती हैं। ज्योति का पति जयदेव भी ऑफिस का काम खत्म करके वहां आ जाता है और फाइनली कुछ दिन में कुसुम की शादी हो जाती है और वह दोनों देवरानी जेठानी दोबारा से ट्रेन का सफर जयदेव के साथ तय करती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें और रुकावटें आना तय है, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। जब हम हिम्मत से काम लेते हैं और अपनों का साथ पाते हैं, तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। ज्योति और सृष्टि की यात्रा बताती है कि विश्वास और सकारात्मक सोच आपको अनचाही परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकती है। अपनों का साथ और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें हर सफर में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।